नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। समान नागरिक कानून अभी आया नहीं, पर बवाल मचा हुआ है। सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में बोले। उन्होंने कहा कि किसी के रीति रिवाज से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन शादी ब्याह पर मनमर्जी की छूट किसी को नहीं होगी। लेकिन मुस्लिम उलेमा से लेकर पॉलिटिशियन तक अभी से चीखने चिल्लाने लगे हैं। समान नागरिक कानून आया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। सवाल ये कि क्या आम मुसलमान को अब कॉमन सिविल कोड पर भड़काने की साजिश हो रही है? मुकाबला में इसी पर करेंगे बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सिर्फ मुस्लिम, जाहिर बात है यकसा सिविल कोड आएगा तो हमारी ये आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। और यकसा सिविल कोड संविधान के अंदर ये रहनुमा खतूत है, बुनियादी दफ़ात में नहीं है, और इन दोनों में टकराव है। अगर जो है रहनुमाया खतूत के पेश नज़र यूसीसी का नफाज किया जाएगा तो जो बुनियादी दफ़ात हैं उसकी मुखालफत होगी और इस देश में रहने वाले तमाम ही लोगों की मजहबी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। ये मुफ्ती इस्माइली हैं। मुफ्ती का मतलब होता है इस्लामी कानून का माहिर। इनके बयान को गौर से समझिए। समान नागरिक संहिता आएगी तो मुसलमान की आज़ादी खत्म हो जाएगी। मुफ्ती साहब के लिए ये सब सिर्फ बातों की खैरात है। जाहिर बात है यकसा सिविल कोड आएगा तो हमारी ये आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। मगर मोदी सरकार एक संविधान एक विधान पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साफ संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से भी मिले। राजनाथ ने जोधपुर में कहा, सरकार किसी धर्म से जुड़े किसी रिवाज पर रोक नहीं लगा रही, लेकिन मनमर्जी से शादी करने की छूट नहीं दी जाएगी। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। यह कोई कहे कि नहीं हमको यह आजादी मिल जानी चाहिए कि हम जितनी शादी करना चाहें करें, नहीं होगा भारत में। कानून से पहले सियासी भूचाल खड़ा है। इसी बीच कश्मीर वाले डॉक्टर अब्दुल्ला का बयान आया। पूर्व सीएम अब्दुल्ला ने कहा, एक कानून हुआ तो तूफान आ जाएगा। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। अगर एक देश में हर नागरिक समान है तो नागरिक संहिता भी समान होने में क्या हर्ज है? और सियासत इस मामले में केवल मुसलमान क्यों देख रही है? सिर्फ मुस्लिम समाज को क्यों उकसाया जा रहा है? बड़ा सवाल यही है। इसी पर करेंगे बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआईएम, हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। फयाज अहमद फैजी, पसमानदा एक्टिविस्ट हैं। और सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जफर इस्लाम साहब, आप इससे शुरुआत कर रही हूं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो अब यूसीसी को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले चुनावों में वोटों का फायदा हो सके। ये आरोप आप पर लग रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं यूसीसी के जिक्र के साथ, क्योंकि बीते 9 साल तक तो कोई कोशिशें आपकी तरफ से नहीं की गई यूसीसी को लेकर। देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है आपका प्राची जी कि हमने कोई कोशिश नहीं की है। हर मैनिफेस्टो में देखिए इसका जिक्र है, 1986 और उससे पहले से भी जिक्र आ रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो आज इसके बारे में आप बात करें ना करें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों पे दी गई थी, पहले की सरकारों ने नहीं किया। हमारी सरकार ने भी इसका, जाहिर है इतने साल से नहीं हुआ, तो इसके लॉ कमीशन जो है इसको कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू करना चाहती है। ये पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू होगा। अब उसमें पिछले लॉ कमीशन ने के ऑब्जर्वेशन कुछ और थे, आज के ऑब्जर्वेशन कुछ और है। इसको एक्सप्लोर करना ही चाहिए। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, इसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सरकार पे दी गई थी। ये तो सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जिनकी सरकार थी और नहीं उन्होंने किया। और आज इसमें आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसका कोई धर्म जाति को लाना नहीं चाहिए। भाई अगर क्रिमिनल लॉ एक है तो सिविल लॉ भी एक होना चाहिए।
अगर नहीं है आज जफर इस्लाम जी, तो उसको आपने कहा कि उसकी मेरा गलत स्टेटमेंट है, आप पिछली सरकारों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ मैनिफेस्टो में डालना ही आपका आप अपने कर्तव्य को पूरा कर ले रहे हैं या आपकी ड्यूटी यहाँ पर पूरी हो जा रही है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। 9 साल तो अब आपकी सरकार नहीं को तो- भी हो गए। 9 साल में आपने क्या नहीं, ठीक है कोशिशें ना। की? आपने कुछ राज्यों में जरूर कमेटी गठित की, तब जब उन राज्यों में चुनाव हुए यूसीसी का जिक्र हुआ, लेकिन केंद्र में आपने क्या कोशिशें की 9 सालों में? प्राची जी, आपको जो 21वें जो कमीशन थी, लॉ कमीशन, उसका जो रिपोर्ट था वो भी पढ़िए। उस वक्त लॉ कमीशन का रिपोर्ट था कि मैं भी इसको आगे और देखना चाहिए। उस वक्त जो है जो बहुत कंजीनियल एनवायरनमेंट नहीं था या सिचुएशन नहीं थी, ऐसा लॉ कमीशन का कहना था। इस लॉ कमीशन का है कि एक्सप्लोर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की। तो सरकार अब इसको कोई कलर देना चाहता है गलत से कि इस वक्त क्यों नहीं हुआ या फिर किसी एक धर्म और समाज के लिए, तो ऐसा नहीं। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि देखिए ये सभी धर्मों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है। जैसे क्रिमिनल लॉ सभी नागरिकों के लिए, वैसे ये भी लॉ सभी नागरिकों को एक इसमें बांट के रखेगा, जिसमें बांध के रखेगा, जिसमें हर के लिए ये एक ही कानून, एक देश एक कानून, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो। और इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जो भी धर्म से जोड़ रहा है वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। और साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि गोवा में नहीं है क्या? गोवा में तो है ना, अभी इम्प्लीमेंट तो हुआ है। ठीक है। गोवा में है, कई स्टेट्स में इसके बारे में चर्चा यानी भी आप हुई। कह रही हैं गलत और नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये कोई चुनावी इसको नहीं शिगुफा करना नहीं है, चाहिए। इसको लेकर आप सीरियस हैं। अब डॉक्टर इसमें कोई- आशुतोष वर्मा जी, इसको- अब एक सेकंड, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ये गोवा में भी लागू है। गोवा में तो कोई मुसलमान ये शिकायत नहीं करता कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर ये पूरे देश में लागू किया जाएगा या ये कानून बनाया जाएगा, एक देश एक कानून होगा, तो ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी हो जाएगा? ये तो सबके लिए है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। धन्यवाद प्राची। नहीं, देखिए, आपका पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से बहुत वाजिब था और बहुत सही समय पे है कि लोकसभा इलेक्शन के साल भर पहले ही क्यों और 9 साल तक अभी तक क्यों नहीं लाया गया। प्राची जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, मुसलमानों की 4 शादियां रुक जाएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। ये कतई नहीं है और ना इसको कोई फैलाने की कोशिश भी करे। मुझे लगता है ये समझना चाहिए, या इस देश में रहने वाले हिंदू समाज की बात क्या स्टेटस है उनका, बुद्ध समाज का क्या स्टेटस है, जैन का क्या है, सिख का क्या है, पारसी का क्या है, मुस्लिम का स्टेटस क्या है और कैसे ईसाई समाज इसमें एडजस्टमेंट करेगा, और खासकर वो जो शेड्यूल 6 में हमारी ट्राइबल जातियां हैं जिनके अलग अलग विधान है, अलग तरीके, वो कैसे उनका स्टेटस होगा, इन सब को लेके आना चाहिए, तब जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा आम चर्चा है प्राची जी, सबसे बड़ा दुख ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सब्सटेंशियल पार्ट है, उसमें जो फैमिली का पार्ट है, जिसमें मैरिज आता है, एलिमनी आता है, डाइवोर्स आता है, सेपरेशन आता है, वो एक पार्ट है, एक बहुत छोटा सा प्रसंग है। इसके अलावा प्रॉपर्टी का अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट का अलग होता है, टॉर्ट्स का अलग होता है। उसमें एक छोटा सा पार्ट किस तरीके से उसमें क्या काम करना है, सिर्फ उसी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ी चीज है। आशुतोष वर्मा जी, एक सेकंड, ये कर कौन रहा है? आपके भी तो कुछ नेता है ना, आपके 2 सांसद हैं। जैसे ही यूसीसी की बात होती है, एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे लगता है कि सरकार से ऊपर हो गए वो लोग। नहीं, देखिए प्राची जी, बात ये है कि ये मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़े विषय में अगर आप बहुत बड़ी इस पे डिबेट नहीं करेंगे संसद में, राज्यसभा में, टीवी चैनल्स में, अखबारों में, लोगों के बीच में, तो इस बात का अर्थ खत्म हो जाएगा। इसमें शाह बानो से लेके शायरा बानो तक, शबाना हाशमी का केस आप उठा लीजिए, उन पे ले लीजिए। आशुतोष वर्मा जी, मैं एक सेकंड आपको बीच में और रोक रही हूँ। जब आप ये बात समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा विषय है, तो आपके पार्टी के वो नेता जो सांसद हैं अलग अलग जगहों से, संभल और अमरोहा से, उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है? वो क्यों ऐसे बयान देते हैं जिससे गलत नैरेटिव सेट हो जाता है? प्राची जी, बिल्कुल नहीं सेट होता है। वो उन्होंने अपने अपने वक्तव्यों में, जैसे वो मान लीजिए वो मुस्लिम समुदाय का है तो उससे मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने बात करी है। इसी तरीके से अभी और समुदाय से बात करनी होगी। हमारी कई ऐसी ट्राइबल जातियां हैं जिनके वहां अलग अलग सिस्टम चलता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए आपको इनका सिस्टम लाना पड़ेगा, विविधता को लाना पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका किस तरीके से सांप्रदायिकता उसमें दिखाती है। और चुनाव से ठीक पहले
भाई 9 साल क्या इतना लंबा समय सांप्रदायिकता आपके दिखाई? साथ रहे आशुतोष हैं। वर्मा जी प्लीज एक नहीं, बात थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि मैं आप- जफर इस्लाम साहब हाँ। से पूछ लूं क्लियरिटी के साथ, कौन सी सांप्रदायिकता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूसीसी के जरिए लाई जा रही है? शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि हम तो अपने नियम से चलेंगे, अपने धर्म से चलेंगे, सरकार लाती राय जो लाए। एसटी हसन क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुना, क्या इससे नफरत नहीं फैलेगी? मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं। एक चेहरे जैसे जफर इस्लाम साहब बैठे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, आके बात करते हैं आपसे, लेकिन एक दूसरा चेहरा है जो सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाता है, जो बताता है कि किस तरीके से इसमें हम एक तरफ कर देंगे, सबको हटा देंगे, सबके लॉस खत्म कर देंगे। तो जो भ्रम की स्थिति देश में पैदा होती है वो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो पूरे देश में फैलाता है। हमारा और आपका काम यहां पर है कि इस बात को साफ तरीके से करें कि इसमें एक वृहद चर्चा की जरूरत है। मैं तो कर रही हूँ आशुतोष वर्मा जी, लेकिन देखिए आप एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। अगर इनका आईटी सेल चला रहा है, अगर इनका आईटी सेल चला रहा है तो शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन साहब क्या कर रहे हैं? या तो वो गलत कह रहे हैं, बोलिए आपकी वो गलत कह रहे हैं। प्राची जी आप मेरी बात समझिए, क्या कह रहे हैं? हाँ। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जिस भी चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, अगर उसमें किसी भी व्यक्ति के कोई संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको हटा के अगर कोई लॉ बनाया जाए तो बात है। लेकिन आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, आप चर्चा का दूसरा रूप देना चाहते हैं जिसे चुनावी फायदा हो। अभी जब आया ही नहीं है आशुतोष वर्मा जी, तो कैसे आपके सांसदों को पता चल गया, कैसे बाकी लोगों को पता चल गया कि ये मुसलमान विरोधी होगा? इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। खैर मैं इस पर कमेंट चर्चा ही नहीं हो रही है ना। हाँ, चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जफर इस्लाम जी आपके सवालों का जवाब दे देंगे, लेकिन आदिल हसन जी आपके नेता कहते हैं कि इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड मत कहिए, इसे हिंदू कोड कहिए। जरा बता पाएंगे इसके पीछे की वजह क्या है? जो समान नागरिक कानून है उसे आप हिंदू कोड के तौर पर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क देखा गया है। अभी जफर भाई मैनिफेस्टो कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, पता नहीं कहां चला गया वो, मैनिफेस्टो में डिलीट हो गया कि क्या हो गया। 15 लाख रुपए की बात की थी, काला धन की बात की थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, महंगाई कम होने की बात की थी। आज टमाटर पेट्रोल से ज्यादा बिक रहा है। प्रधानमंत्री ने दाऊद को लाने की बात की थी, पता नहीं कहां दाऊद चला गया। चाइना की बात की थी, चाइना हर दिन भारत में घुस रहा है। सिर्फ मैनिफेस्टो से होगा? गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन ना सके। प्रधानमंत्री बतलाएं कि मणिपुर जल रहा है, उस पर भी कुछ बोल देते। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उन्होंने बोला अच्छी बात है, तो मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज पासमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं तो सैयद जफर साहब, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शहनवाज हुसैन, नजमा हेपतुल्ला, फिरोज बख्त, नजीब जंग, आरिफ मोहम्मद खान, इसमें कोई तो पासमानदा दिखते नहीं है ना। पासमानदा मुसलमान तबके से आते हैं। किसी को गवर्नर बनाया, किसी को MP बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया, और बार बार पासमानदा कर रहे हैं। आप बतलाइए, बार बार पासमानदा कर रहे हैं। आखिर पासमानदा को देना है तो कर्नाटका में माइनर रिजर्वेशन क्यों खत्म कर दिया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात की, दिक्कत हो जाती है और फिर उसके बाद चर्चा कहीं और चली जाती है। आदिल हसन जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री ने क्या किया, मौजूदा सरकार क्या कर रही है, ये आपने सब बता दिया, लेकिन आपके नेता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू कोड क्यों कहा, ये आप मुझे नहीं बता पा रहे। इसके पीछे कोई तो तर्क होगा ना आपके पास? बतला रहे हैं। इसके पीछे तर्क है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट है। प्रधानमंत्री बतलाएं उसमें क्या करेंगे। नागालैंड और मिजोरम को कल्चरल राइट है, उसका प्रधानमंत्री क्या करेंगे। धारा 341 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जहां पर मुस्लिम अगर धोबी दलित कम्युनिटी से आता है उसको दलित स्टेटस नहीं है, जबकि नॉन मुस्लिम जो धोबी है उसको दलित स्टेटस है। तो 341 पर क्यों आपने लिख के दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, इनको नहीं मिलना चाहिए 341 का मुद्दा। आप बताइए कि आप मामू भांजी में, मामू और भांजी में तमिलनाडु में शादी होता है, जानकारी कहीं से तो मिल रही होगी ना। जहां तक मुझे पता है, एक सेकंड सर, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं समझ पाई हूं, यूसीसी का मतलब यह है कि समान नागरिक कानून आएगा, हिंदुओं में जो कुरीति है उसे दूर किया जाएगा, मुसलमानों में जो कुरीति है उसे दूर किया जाएगा, सिख ईसाइयों में जो कुरीति है उसे दूर किया जाएगा। सरकार ने मना कर दिया क्या? जिन इश्यू पर आप बात कर रहे हैं कि वो एड्रेस नहीं होगा यूसीसी में, आपके पास कोई विशेष सूचना आई है क्या?
नहीं, प्रधानमंत्री की इसलिए तो बोलते हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने ट्रिपल तलाक की बात की, लेकिन 23 लाख डिजर्टेड वोमेन इस देश में है, उसको 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं मिलता है। पासमानदा महिलाओं की बात की, एक मुसलमान MP मिनिस्टर नहीं है इनके कैबिनेट में, ना भाजपा में है। इनकी कथनी और 4% रिजर्वेशन जो तेलंगाना में अमित शाह साहब बोलते हैं वो भी हम खत्म कर देंगे। कर्नाटका में आपने खत्म कर दिया। आदिल हसन आपके सेंट्रल आदिल हसन जी, आप नैरेटिव चला रहे हैं, आप सीधे नैरेटिव चला रहे हैं क्योंकि आपको भी वोट बैंक की चिंता है। क्या आप सीधे नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान विरोधी? नहीं, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं ना। आप मुझे बता दीजिए ना, सरकार ने कब कहा है, या अभी जफर इस्लाम साहब थे उन्होंने कब कहा, या किसी भी सरकार के ऐसे बड़े नेता ने ऐसा कहा हो कि मुसलमान के विरोध में? जवाब दीजिए जवाब जल्दी से। आ रही फिर जफर जी। हर दिन इनका मंत्री और और इनका नेता ऐसा ही बोल रहा है कि ये मुसलमानों के लिए। जाके सिख कम्युनिटी से पूछिए, शिरोमणि अकाली दल ने क्या कहा, क्रिश्चियन कम्युनिटी से पूछिए, ट्राइबल कम्युनिटी का स्टेटमेंट आ गया है, क्रिश्चियन क्या एक बार नाम ले दीजिए, कौन सा सरकार के लोग, भाजपाई लोग, शादी 53 कोई जाके पता कीजिए। मैडम सुनिए, बोलने दीजिए। आपके नेशनल फैमिली सर्वे है, उसमें पता कर लीजिए। गुजरात के भाजपा के MLA 2-2, 3-3 शादी किए हुए हैं। हम अगर शादी करते हैं तो उसको लेजिटिमेट राइट देते हैं, उसको बाप का नाम भी देते हैं, उसको जायदाद में हिस्सा देते हैं। हम लेजिटिमेट रिश्ता रखते हैं। आप चलिए नेशनल फैमिली सर्वे का डाटा निकाल दीजिए, कौन कितना शादी किया है। जो हिंदू धर्म में रहकर भी कुरीति करते हैं, ज्यादती करते हैं, अंतर नहीं समझ में आ रहा है आपको? नाम तो बता नहीं पा रहे हैं कि किसने कहा बीजेपी नेता ने कि मुसलमानों के लिए। हम तो चाहते नाम बताइए, शुरुआत ताकि मैं गुजरात सवाल से करवाइए। प्राची जी, शुरुआत गुजरात से कराइए ना, अच्छा रहेगा। मैं शुरुआत चाहता हूं कि गुजरात से हो, वहां पे जो डेजर्टेड वुमेन है, थोड़ा फैक्ट्स पर बात कर लेते तो शायद मैं चर्चा कर पाती और आपकी समस्या का समाधान निकल पाती। खैर छोड़िए। फयाज अहमद फैजी जी, से हम चाहते हैं, अच्छा रहेगा। गुजरात पूरे देश में आएगा सर, पूरे देश में आएगा। आदिल हसन साहब, पूरे देश में आएगा ये। अगर केंद्र सरकार कोई बात कर रही है तो पूरे देश में आएगा। फयाज अहमद फैजी साहब, अभी जो आदिल हसन जी कह रहे हैं या बाकी जो मुस्लिम नेता हैं या जो जितने भी उलेमाए हैं, आपत्ति क्यों है UCC से? क्या वाकई में आपको भी ये समझ में आ रहा है कि ये मुसलमान विरोधी कानून आने वाला है देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर UCC आया तो सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमानों का फायदा होगा, जो कुल मुस्लिम आबादी का 90%। मैं इसको साबित कर दूंगा। आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में एक वीडियो चलाया था, कोई मौलाना कह रहा था, तो इनको एक बात रटा दी जाती है, इनको संविधान पता ही नहीं है कि बेसिक संविधान क्या होता है, और संविधान में जो धर्म की आजादी है वो सामाजिक और राजनीतिक मामलों में नहीं है, सिर्फ आध्यात्मिक मामलों में आप अपने संविधान पता है। मौलाना साहब को कुछ नहीं पता है, आलिम दीन है, तो अदब से बोलिए। आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ बोला, आप खामोश बैठे। मौलाना साहब आलिम दीन है, कुछ अदब से बोलिए। मौलाना बोलता है, बोल रहे हैं, अदब से बोलिए। चुप बैठो भाई, चुप बैठो। मौलाना साहब को अदब से थोड़ा बोलिए, अच्छा रहेगा। हमारी सुनने दीजिए जरा। आदिल जी चुप रहो, मौलाना है, थोड़ा इज्जत से बोलो मौलाना को। अरे आदिल जी प्लीज एक बार उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। आप मत बन जाओ, टीवी पे बैठ के एक्सपर्ट नहीं बनो, हम लोग भी जान रहे हैं। मौलाना साहब की इज्जत करो, आप उलेमा की इज्जत करो, बोलने नहीं दे रहे। आदिल हसन जी वो क्या ऐसी बात रख देंगे, वो अपना पक्ष रख देंगे ना, तो रखने दीजिए। अरे जानने तो दीजिए कि उनको ये मुसलमान विरोधी लग रहा है कि नहीं लग रहा है UCC। एक सेकंड चुप हो जाइए, बोलिए। समाज उनके इज्जत। देखिए प्राची जी, मेरा सीधी सी बात है कि UCC जो है संविधान का मुद्दा है और लागू होना चाहिए। अब अशराफ वर्ग जो है, जो इनके पार्टी के सदर हैं, इनकी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक नहीं। अभी इनके पार्टी का मैं पजामा उतारता हूँ, जरा इनसे खामोश रहने को, मैं अपनी बात UCC पे कह दूं, फिर इन पे आता हूँ। देखिए UCC को अशराफ वर्ग जो मुस्लिम समाज को लीड करता है, जो विदेशी है, वो लगातार सांप्रदायिक मुद्दा बनाने का प्रयास करता है कि UCC आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। UCC आने से इस देश में, मैं एक छोटा सा शरीयत का उदाहरण देता हूँ कि अगर दादा के जिंदा रहते हुए पिता की मृत्यु हो जाती है तो पोते को पैतृक संपत्ति में कुछ नहीं मिलेगा। कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। UCC आएगी तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। आप समझ रहे हैं? तो शरिया कानून डिस्क्रिमिनेट करता है। UCC आना, UCC का मतलब क्या है कि जो भी पारिवारिक मामले हैं, शादी ब्याह, संबंध विच्छेद है, उसमें जो है किसी के अधिकार का वायलेट ना हो, इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है और इस संविधान की बात है। जो लोग भी कल्चर की आड़ में
ट्राइबल राइट्स की आड़ में या और कुछ आचा बाचा कह के यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, वो इन पर्दे में संविधान का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, 99% कानून बराबर है, उसमें किसी की धार्मिक आस्था को कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो यूसीसी जब आ जाएगी तो इस्लामिक आस्था पर कैसे असर पड़ेगा? ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, संविधान को मिस इंटरप्रेट किया जाएगा। संविधान, धर्म की जो आजादी है संविधान में, वो सिर्फ आध्यात्मिक स्वरूप की आजादी है। खूब अच्छे से इस बात को समझिए। राजनीतिक और सामाजिक मामले संविधान से तय होंगे, हमारा आपका मामला संविधान से तय। चलिए, आप कह रहे हैं संविधान से तय होंगे। हाजी जी यहाँ पर बैठे नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, इनसे भी मैं जान लेती हूँ। नाजिम खान जी, आप किस तरीके से यूसीसी को ले रहे हैं? यूसीसी पर ये नैरेटिव कहां तक ठीक है कि मुसलमान विरोधी है? क्योंकि सरकार ने तो अभी तक कहा नहीं, इसका ड्राफ्ट सबके सामने आया नहीं, तो कैसे पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि अगर ये आ गया तो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा? देखिए प्राची जी, जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता जफर साहब ने कहा कि ये हमारे मैनिफेस्टो में, तो 9 साल तक तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, और बात करते हैं कि मैं हमारे मैनिफेस्टो में। ये बताइए, आपके जो बड़े नेता कहते कुछ है और आप बता कुछ और रहे हैं यहाँ पे। अब वो कहते कि ये शादी, जो 4 शादी करते हैं ना, उनको शादी करने की जरूरत नहीं। जब एक देश, एक संविधान, एक विधान की बात होगी तो एक ही शादी करनी पड़ेगी। 9 साल आपने क्या किया? आपने देश को गुमराह किया। इसका मतलब आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, इसका मतलब आप फेल हो गए। आपने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, इसका मतलब आप देश को स्मार्ट सिटी नहीं दे पाए। तो आप एक फगोफ्ता लेकर आ रहे हैं यूसीसी के बहाने एक समुदाय को टारगेट करने के लिए। यह बताइए, आपके पास कितने आंकड़े, कौन सा ऐसा मुस्लिम समाज का नागरिक है जिसकी 4 बीवियां ऑन द रिकॉर्ड? आप बताइए ना, आप नहीं बता पा रहे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर यूसीसी एक लाकर 2024 का चुनाव जीतने की जो मंशा है ना आपकी, वो जीत नहीं पाएंगे। नाजिम खान जी, ये किसने कहा? एक सेकंड में जफर जी आपके पास आ रही हूँ, बस एक सवाल और ले लूं इनसे। ये किसने कहा आपसे कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर लागू होगा? कोई तो होगा ना जो जानकारी आप तक पहुंचा रहा होगा, सरकार का कोई नुमाइंदा होगा, जफर इस्लाम साहब ने कहा होगा, या किसी और नेता ने कहा होगा जिसका बीजेपी से ताल्लुक है। बताइए, किसने कहा आपसे कि ये सिर्फ मुसलमानों पर लागू होगा? प्राची जी देखिए, आर्टिकल 29-25 मेरे अपने रिलीजियस के लिए है और इजाजत भी देता है मेरे धर्म के बारे में सारी। और सारी बात मैं एक बात और कहता हूं, जफर साहब ने जो कहा कि हमारा मैनिफेस्टो में, नहीं, ये छोड़िए ना, नहीं मैनिफेस्टो छोड़िए ना। 9 साल बाद सही, लेकिन वो अपने मैनिफेस्टो की चीजों पर जिक्र तो कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये आपसे किसने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ लागू किया जाएगा? कोई तो सोर्स होगा ना आपका, किसने कहा आपसे? ये देश का जो बेरोजगार है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो महंगाई इस तरीके से बढ़ी है, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जो टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें बात नहीं करेंगे। उस पर भी चर्चा कर लेंगे ना। मैं पूरी बात बताऊंगा तो देश को भी पता चलेगा ना कि यूसीसी बात करेंगे। आप यूसीसी पर बात करिए पहले। नहीं, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा ये मुसलमान विरोधी है, पहले यहाँ पर आप प्रूफ तो करिए, मुझे बताइए तो ये मुसलमान विरोधी कैसे? फिर उसके बाद महंगाई पर भी चर्चा कर लूंगी। पहले बताइए कैसे मुसलमान विरोधी है, किसने बताया आपको? अभी देखिए, भाजपा के बड़े नेता कह रहे थे ना कि 4 शादियां होंगी मगर 1 शादी होगी इसको लागू करने पर। तो ये गलत है? नहीं, अब ये बताइए। नहीं सुनिए, मैंने कहा मैम, अगर कोई शख्स 4 शादी करता है तो क्या उसकी 4 शादियां जायज हैं? प्राची जी, मैं खुद कह रहा हूं कि ऑन द रिकॉर्ड बताइए कौन सा भारत के अंदर ऐसा मुस्लिम है जिसकी 4 शादी है? नहीं है ना, ये बता नहीं पाएंगे। लेकिन इसी बहाने से मुसलमानों के नाम पर देश को गुमराह करना चाहते हैं। अगर सुनिए प्राची जी, सुनिए, अगर इनको मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो हिस्सेदारी क्यों नहीं देते सरकार के अंदर? अरे आप हिस्सेदारी दीजिए ना। और सुनिए, मुसलमानों को एजुकेशन क्यों नहीं देते? नाजिम खान जी देखिए, अब यहाँ आप भी बैठकर सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि ये मुसलमान विरोधी कैसे हो गया। अगर कोई 4 शादी नहीं करता है तो अच्छी बात है, थोड़ी ना जबरन उठा के उसे जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर कोई 4 शादी कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, उस पर कार्रवाई होगी, ये कहता है यूसीसी। पता नहीं आपको किसने समझा दिया। जफर इस्लाम साहब, आप जो कुछ भी लेकर आ रहे हैं उसमें सबसे पहले एक टैग लग रहा है कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। आप देखिए किस तरीके का नैरेटिव है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है तो ये मुसलमान विरोधी होगा, ये लोग समझ रहे हैं। देखिए, मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो इस तरह की बातें, बीच में मैंने किसी के सबको सुना है, किसी के बीच में टिक्का टिप्पणी नहीं की। जो लोग ये बताना चाह रहे हैं उससे पहले किसी और पार्टी के लीडर ने कहा, जितने अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं उनको लगता है कि इसका मुद्दा बनाना चाहिए उनको, और मुस्लिम समाज को जैसे बराबर गुमराह करते हैं वैसे गुमराह कर दीजिए। मैंने तो बार बार कहा, ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है, ये सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी बेसिकली देश के नागरिकों के लिए। और ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है नाजिम साहब, ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं, ये देश का मैनिफेस्टो है।
बताइए ना, अभी आपने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, और अभी आप मना कर रहे हैं। सुनिए, ये कौन सी बात है? सुनो पहले, बात कंप्लीट करनी। अरे भाई ये डिबेट करते बोलिए। आए हो, यहाँ पर चिल्लाने के लिए आए हो। चिल्लाना जफर मुझे भी जी। आता है, कान खोल के सुनो पहले जो बोल रहे हैं। बीच में इस तरह से, बीच में हम एक लफ्ज नहीं बोला आपके बीच में जब आप बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये मैनिफेस्टो देश के जो संविधान के निर्माता है उन्होंने, उनके मैनिफेस्टो में था। उस मैनिफेस्टो के देश के हर सरकारों के मैनिफेस्टो में और हर पार्टी के मैनिफेस्टो में होना चाहिए। जितना इल्म है उसके बाद बात कीजिए। ये उन लोगों ने किया था, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कॉन्स्टिट्यूशन के। इस पे इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सरकारों की है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। ये सब सरकारों की जिम्मेदारी है, ये हमने नहीं लाया है। ये उस वक्त जब संविधान बनाया जा रहा था तब आया है। ये जाके पहले इसकी जानकारी ले लीजिए। अब यहाँ मैनिफेस्टो में हर पार्टी के मैनिफेस्टो में होना चाहिए, इसलिए कि संविधान कहता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये भाजपा नहीं कहती है, ये कांग्रेस नहीं कहता, ये आप नहीं कहते, ये बहुत मैनिफेस्टो पर चर्चा हो गई। जफर इस्लाम जी, मुझे पहले आप ये बता दीजिए कि ये जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, या देश के मुसलमान अगर डरे हुए हैं तो उसे कैसे दूर करिएगा? कोई तो आपके पास रोड मैप होगा ना इसका। सुनिए ना, अब असउद्दीन भाई जो है, असउद्दीन भाई ने इस पर टीका टिप्पणी कर दी। अरे भाई वो तो बैरिस्टर है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आने दीजिए। आपको तो पूरी आजादी है कि इस पे चर्चा करने के लिए, और ये कह भी रहा हूं, ये पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस है। लॉ कमीशन को ये जो मैंडेट है लॉ कमीशन का, कि इससे कंसल्ट कीजिए, हर वर्ग के लोग, हर से जो भी इसका स्टेक होल्डर्स है उस पर कंसल्टेशन कीजिए। उस पर जिनको भी कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो उनको चाहिए, इस पे चिंता है जिसकी, उस पे बात होगी ना। अभी ऐसे ही गुमराह करने के लिए लोग कहने लगे कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मैं इस पर जवाब लूंगी जफर इस्लाम जी, आदिल हसन जी से और डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी से। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बीच में आपको रोक रही हूँ। ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। यूसीसी को लेकर एक नई सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ इसे मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, तो सरकार कह रही है कि एक देश एक कानून लागू होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, जितनी भी चर्चा अभी तक हो रही है उसमें अभी तक कोई ये नहीं बता पाया कि क्यों कहा जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है। कोई तो पॉइंट्स होंगे ना, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी ना जिससे लग रहा होगा कि एक समाज को, एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की कोशिश है इस कानून को लाकर। देखिए, जब सरकार चलाते हैं तो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उनका पहला काम होता है किसी भी बिल को या ड्राफ्ट को लाने से पहले उस पर चर्चा करें और उसके जितने कंफ्यूजन हो दूर करें। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता की हो बता दे यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा किसी और पर्सनल लॉ, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो, चाहे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो, चाहे फारसी पर्सनल लॉ, उसका एक भी उदाहरण देके उन्होंने किसी भी माइक पे आके बोला है? मैं जफर साहब से बोलता हूं, आप बता दो आपने कभी बोला है? अभी आपने अपने शो के स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट दिखाई उसमें राजनाथ सिंह जी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन तो भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेता ही करा रहे हैं, जिससे डिवीजन पॉलिटिक्स हो, जिससे 80-20 की जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो हो। मैं कहता हूं अभी कुछ ही देर पहले की बात है, आप ही की शो के दौरान नागालैंड के जो इनके जो घटक दल है, एनडीपीपी के अध्यक्ष चिंगवाक कोन्याक ने कहा हम किसी भी स्टेप का विरोध करेंगे हर लेवल पे जाके। ये जानते क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपके नेता उस पर डिबेट नहीं करना चाहते हैं, उससे बात नहीं करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि ये सबके लिए समान है। आप इतना कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करते हैं इस देश में, जो इस तरीके की बातें शुरू हो जाए? आप बात कीजिए ना कि किस तरीके से पारसी लॉ में क्या कमियां हैं, आप उसको ठीक करेंगे। आप बताइए आप सिख लॉ में आप क्या करेंगे, उनके ग्रंथ में किस तरीके से ठीक करेंगे। हिंदू पर्सनल लॉ में आप क्या क्या ठीक करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, पहला 4 बीवियां नहीं हो सकती, ये नहीं हो, आपका टारगेट ही एक है जिससे आपकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आपने जो पॉइंट्स कहे अभी जफर इस्लाम से मैं तुरंत की तुरंत इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन आपने कहा कि सिर्फ 4 बीवियों की बात की जा रही है, 4 शादियों की बात की जा रही है। तो अगर इसकी बात भी की जा रही है तो क्या नहीं लगता आपको कि ये कुरीति खत्म होनी चाहिए? अगर किसी समाज में ऐसा हो रहा है और इसे अगर रोक दिया जाएगा तो इससे आजादी महिलाओं को ही मिलेगी। इसमें नैरेटिव क्यों कि मुसलमान विरोधी है? गलत तो गलत है, चाहे मुसलमानों में हो चाहे हिंदुओं में हो। मैं इस बात को कहने को बिल्कुल गुरेज नहीं रखता हूं ये मुसलमान विरोधी है, कोई विरोधी है। अगर कोई भी बिल या कोई एक्ट समाज को सुधारता है तो उसके लिए साथ में खड़ा होना चाहिए। मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा कि अगर पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन करता है, चाहे वो औरतों के साथ में हुआ हो, चाहे वो किसी के साथ में हुआ हो, भाई कहीं ना कहीं जो है जो सायरा बानो केस था, उन्होंने तो इसी बात से बोला
कि मेरी जो स्वतंत्रता है, जो मेरे ह्यूमन राइट्स हैं, उस पे वो प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो केस किया गया। और जिस तरीके से सरला मुद्गल ने बताया कि हिंदू विधि और मुस्लिम विधियों में किस तरीके से फाक हो रहा है, उस पर चर्चा करिए। किस तरीके से अरुंधति की राय की माँ जो है, उन्होंने बताया क्रिश्चियन लॉ में क्या क्या परेशानियां हो रही है, ठीक है, तो ये चर्चाएं करनी पड़ेंगी ना आशुतोष जी। अगर ऐसे बोल दिया जाएगा कि मुसलमान विरोधी है, शरिया को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, मेरी बात देखिए जिम्मेदारी अगर इन लोगों की है तो जिम्मेदारी आप लोगों की भी तो है ना। प्राची जी, अगर एक सेकंड आशुतोष जी, अगर कोई सांसद बन रहा है, अगर जनता उसे चुनकर भेज रही है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है सुनना नहीं चाहती हैं? बताइए। आप मेरी बात सुना नहीं? मैं सुनना चाहती हूँ सर, क्लियर कर रही हूँ। तो सुनिए ना मेरी बात, तो मेरी बात के बीच मत बोलिए ना। तो सर काउंटर तो करूंगी ना मैं आपसे, बोलिए। पूरी बात तो खत्म होने दीजिए प्राची जी। आप बोल चुकी हैं, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपना शो शुरू करने से पहले देश के पूर्व गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्टेटमेंट की 30 सेकंड की गाली स्लाइड दिखा दीजिए, और उससे क्या मैसेज जाता है इस देश में, ये बता दीजिए। ये जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है कि प्राची पराशर की, आशुतोष वर्मा की ज्यादा है, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जो इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, वो इस तरीके की बातें बोलते हैं? उनको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी संभाले। और मैं इसका जवाब ले लेती हूं, लेकिन मुझे आप ये नहीं समझा पाए आशुतोष जी कि अगर किसी समाज की कुरीति के बारे में चर्चा हो रही है तो ये उस समाज का विरोधी कैसे हो गया? या आपके सांसद साहब जो कह रहे हैं, क्या वो नैरेटिव फैलाना नहीं है? अब मैं जवाब ले लूं आपके सवालों का, फिर चर्चा निकल जाएगी। एक सेकंड, पार्टी के किसी भी सांसद ने नहीं कहा कि 4 शादी करना ये बहुत अच्छी बात है। आप वक्तव्य दिखाइए। मैं ये नहीं कहा कि इस पे चर्चा हो। एसटी हसन साहब क्या कह रहे हैं, या शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, आपने सुना नहीं है क्या कि जो उलेमा कहेंगे हम वो करेंगे, सरकार कोई भी कानून लाती रहे, हम अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे, सरकार से ऊपर हो जाएगा क्या कोई सांसद? ये आपने पहले से कैसे मान लिया कि कोई मुफ्ती या मौलाना गलत ही बोलेंगे? ये पहले से कैसे आपने मान के रख लिया? मैंने नहीं माना सर। क्या कह रहे हैं? अरे मैंने नहीं माना आशुतोष जी, आपके सांसद साहब मान रहे हैं, मैं नहीं मान रही हूँ। प्राची जी, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। यहाँ बैठकर जो आशुतोष वर्मा कह रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल लगता है, वो देश की भलाई के लिए लगता है, लेकिन वही आपके 2 सांसद अपनी जब कम्युनिटी में जाते हैं वो क्या कहते हैं उसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन बरगला रहा है, कौन वोट की राजनीति कर रहा है। मैं सुनवा दूंगी सर, अभी मैं सुनवा दूंगी अब इन दोनों के बयान। एक सेकंड, जफर इस्लाम साहब, ये जो कंफ्यूजन है ये दूर करने की जिम्मेदारी आपकी, यही मैंने आपसे पहले पूछा था कि अगर ये नैरेटिव जा रहा है कि आप मुसलमान विरोधी हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये आपकी है कि आप दूर करेंगे, जो डायरेक्ट फैल रहा है यूसीसी को लेकर आप खत्म करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी भी समाज, किसी भी मजहब का धर्म गुरु हो, चाहे मौलाना हो, चाहे सबको किसी को अपमानित करके बात नहीं कर सकते, सबको मान सम्मान करके बात ही करना पड़ेगा। ये हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिविलाइज्ड डिबेट करने की हमारी जो कोशिश होती है बराबर, और एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह मैं कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म ग्रुप को हम अपमानित नहीं करके बात कर सकते। अगर इस शो में किसी ने कहा है तो उसको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी की भी किसी पे आस्था हो सकती है और उसको गलत तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए, पहली बात। और धर्म गुरु के बारे में हमके धर्म के इतनी हमारी जानकारी नहीं है, ना किसी बैठे हुए यहाँ पर 5 लोग हैं उनकी धर्म के बारे में जानकारी है, तो किसी पे टीका टिप्पणी धर्म के बारे में करने से पहले सोचना चाहिए। इसलिए मैं किसी धर्मों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ संविधान की बात कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से क्रिमिनल लॉ आज सब पे है कि नहीं, सब पे लागू है कि नहीं, इस देश में कानून जो है क्रिमिनल लॉ सब पे कानून पे सब पे लागू है, उसी तरह सिविल लॉ जब बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, तो आप यकीन मानिए जब कंसल्टेटिव प्रोसेस में आप इसको इधर उधर डाइग्रेस करने की मत कोशिश कीजिए, उधर कोई दूसरा कलर के देने की मत कोशिश कीजिए। ये हर चीज उसी तरह से कंसल्टेटिव प्रोसेस के होगा। अगर मुस्लिम समाज में कुछ कमियां हैं तो वो ठीक होंगी, अगर हिंदू समाज में कुछ कमियां तो वो भी ठीक होंगी, किसी और समाज में कुछ कमियां तो वो भी ठीक होंगी। आपको तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए कि देश में कुछ एक ऐसा कानून आ रहा है जिससे देश में सुधार होगा और एक कानून होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। ये सोचना कि किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूं कि ये गलत है। और इस तरह से जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या बोलते हैं, सऊद्दीन भाई ने, मुझे लगता है कि उनको इस तरह के स्टेटमेंट से
परे रहना चाहिए, मुस्लिम समाज को इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि गुमराह मुस्लिम समाज को गुमराह करके उसको अपने राजनीतिक अब 10 सेकंड में आशुतोष वर्मा जी काउंटर कर दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रहे हैं। इससे स्पष्ट क्या कहेंगे जफर इस्लाम साहब? स्पष्ट कह रहे हैं। आ रही हूं आदिल जी। मैं स्पष्ट बात इस बात कर दूं कि जो आप बात समझाना चाहते हैं वो बात इस तरीके से नहीं समझा जाएगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब दो तरीके से होता है, यूनिफॉर्मिटी इन अ डाइवर्सिटी। अगर आप बार बार क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ में सजा होती है जिसमें स्टेट की हर समय एक पार्टी होती है। क्राइम कोई भी करे, स्टेट एक तरफ पार्टी होती है। तो पूरे देश में एक लेक्स लोसाई होता है, पूरे देश का एक लॉ होता है। जो आप सिविल लॉ की बात करते हैं वो, क्योंकि हम कई भाषाओं के, हम 400 भाषाओं के, कई धर्मों के, कई जातियों में बटे हुए हैं और सबके अलग अलग मान्यताएं हैं, तो ये डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके बनाया जाता है। तो क्रिमिनल लॉ को आप सिविल लॉ से आप नहीं कंपेयर कर सकते। आपकी यूनिफॉर्मिटी की कहानी अलग है। आप जब भी अरे भाई आप होने तो दीजिए आशुतोष जी, आप क्यों अभी शफीकुर रहमान साहब के स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं दिखाना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए जो कह रहे हैं कि अभी राजनाथ सिंह जी की महिलाओं के बारे में, सुनिए महिलाओं के बारे में उन्होंने कितने अपमानजनक बात कही उन्होंने महिलाओं के बारे में। आप डिबेट मत कीजिए, डिरेल मत कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। अभी राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला और वर्ग साहब ने क्या बोला है? वर्ग साहब को दिखाना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी दिखा दूंगी। मैं पहले आदिल जी का कमेंट ले लूं। मैं अब आदिल जी का कमेंट ले लूं, चूंकि आपने कहा कि सरकार बात नहीं करती, इसलिए मैं जफर साहब के पास गई थी। एक सेकंड रुक जाइए। अब आदिल हसन जी, सीधा सीधा बहुत साफ साफ शब्दों में अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा कि किसी भी धर्म में कोई भी कुरीति है, कहीं पर कोई अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ खत्म नहीं हुआ इस देश से, तो ये सबको खत्म करने के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। खत्म हुआ कि नहीं? सती खत्म हुआ कि नहीं इस देश से? बताइए। आखिर कानून में संशोधन करके ही सती खत्म हुआ ना। ठीक है पहले तो ये तो ट्रेडिशन चल रहा था। जफर जी एक सेकंड बात आने उसको खत्म किया, समाज के लिए सही नहीं था इसलिए सती खत्म किया गया। ठीक है सर, ठीक है। उसी तरह से शादियों में बहुत सारी चीजें जो जफर जी अब एक सेकंड बात आने दीजिए आदिल साहब की, वो हिंदू कोड बता रहे हैं बार बार, ऐसे बोलिए। मैम बार बार बोल रहे हैं जफर भाई, इस देश में 50-50 किलोमीटर में वेशभूषा खान पान अलग है। जफर भाई से आप बतलाइए ना, जफर भाई 10 आदमी का भी नाम बताइए जो 4 शादी किया है। आप ही बतलाइए ना, शुरुआत आप ही बतलाइए कि कहाँ आपने कभी देखा है। मैंने अब जिंदगी में अपनी कभी नहीं देखा है। आप सिर्फ बात बोल रहे हैं यूसीसी का। मैं तो पूछा कि 341 पे आपका क्या स्टैंड है, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। आपसे मैंने पूछा कि हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी फैमिली रिबेट टैक्स रिबेट है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप मिजो और नागालैंड पे आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप बतलाइए कि आप अपना आपका स्टैंड। प्रधानमंत्री जो पासवानदार की बात की, यूसीसी की बात की है, तो अच्छा सुनिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। अच्छा 1 मिनट, जफर भाई हो या आदिल हसन हो, कोई भी हो, या प्राची जी हो, आपका लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस भूषण, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण ने अभी क्या 2018 में बोला कि इंडिया में फेसिबल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा लॉ कमीशन किसका बनाया हुआ था? केंद्र सरकार का। उन्होंने, जस्टिस भूषण एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा, सबसे कंसल्टेशन किया, सबसे मशवरा लिया। आप विदाई के वक्त, ये क्या 9.5 साल हो गया, विदाई का वक्त आ रहा है तो शगुफा छोड़। याद रखे, बिहार यूपी हो या देश में कोई भी आप समाज को डराना चाहते नहीं डरिएगा। ईसाई हो, बुद्ध हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ट्राइबल हो या इवन हिंदू कम्युनिटी है, वो आपके साथ नहीं रहेगी। याद रखिए। आप पूछ रहा है टमाटर का दाम कितना है, पूछ रहा है पेट्रोल का दाम कितना है, पूछ रहा है। आदिल जी, वोटों की राजनीति कौन डरा रहा है? पूछ रहा है इस्तेमाल करके, पूछ रहा है मिजोरम कब, मणिपुर कब ठंडा होगा, पूछ रहा है मैडम। मैं तो पूछ रहा है मणिपुर ठंडा कब होगा। किसी मुसलमान को बनाइए एमपी बनाइए जफर भाई, आप ही को बना दे फिर से मोदी जी। अरे आप ही को बना दे या किसी मंत्री को बना दे। मुस्लिम आपको पता नहीं मुसलमान एमपी नहीं, आप बार बार कह रहे हैं सिर्फ लीज सर्विस है, मुसलमान से प्यार। एक मिनिस्टर नहीं है, कहाँ है, कौन एमपी है? नाम बतलाइए जफर भाई, भाजपा में कौन एमपी है मुसलमान? आप बतलाइए कौन मुसलमान? सीधा आप एमपी पर पहुंच गए। चलिए ठीक है। आदिल खान, ये बहुत सारे अभी रिसेंटली जो है, एक सेकंड जफर जी प्लीज, एक सेकंड। आदिल हसन साहब, आपने दुनिया भर की बातें कही। एक सेकंड जफर जी प्लीज, एक सेकंड। आपने दुनिया भर की बातें कही, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आपने महंगाई का जिक्र किया, आपने मणिपुर का जिक्र किया, आपको चिंता है इस देश की, मुझे समझ में आ गया। लेकिन जिन मुसलमानों की आप हिमायती बनने की बात करते हैं, उन मुसलमानों को कौन डरा रहा है? आप नहीं डरा रहे क्या? ये डर पैदा करने वाली बात नहीं है क्या कि हिंदू कोड है? बहुत गलत हो रहा है। सबसे मैडम सुनिए, सुनाइए। सुनिए,
बोला जाए प्राची जी, ज्यादती मेरे साथ, मॉब लिंचिंग मेरे साथ, जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया, हरियाणा सरकार मोनू मनेसर को संरक्षण दे रही है, कल एक मीरा रोड में एक बकरा रखने पे सोसाइटी उसको तंग किया, गाजियाबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट में मौलवी साहब कोचिंग इंस्टीट्यूट में नमाज पढ़े, उसको आपने जेल में डाल दिया। आप बताइए ना कि आप कहां पे ट्रेन में गरबा ट्रेन पर कुछ चर्चा नहीं हो पाएगी, ट्रेन में 5 मिनट के लिए कोई नमाज पढ़ ले तो उसको आप जेल भेज दे रहे हो पाएगी। आप भविष्य आप बताइए ना कि स्कॉलरशिप दे रहे नहीं, 40% मेरा माइनॉरिटी का बजट घटा दिया। आप पॉलिटिशियन हैं, आप एक प्रवक्ता हैं, आप यहाँ पर प्रेडिक्शन करने नहीं बैठे, भविष्यवक्ता नहीं है कि यूसीसी आ जाएगा तो मुसलमान के लिए खराब हो जाएगा। 30 सेकंड दीजिए, ये बंद कर दीजिए प्लीज। 30 सेकंड प्राची जी, 30 सेकंड चाहता हूं आपसे। बोलिए 30 सेकंड चाहता हूं, बोलिए जफर भाई। 30 सेकंड याद रखिए। अभी पूरे देश से हाजी गए हुए हैं, मीना, अरफात, मक्का, मदीना, जाके पूछिए। हर दिन हम सीमांचल से, कल हमारे लोगों ने वीडियो भेजा, फोटो भेजा कि एक एक टेंट पे 100 औरतें को रखा जा रहा है, 100 200 मर्दों को रखा जा रहा है, उनको सोने का व्यवस्था नहीं है। आपकी माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर क्या कर रहा है? आदिल हसन साहब, ये आपके मुद्दे वाजिब हैं, लेकिन इसे सीधा यूसीसी से अगर जोड़ देंगे तो फिर अरे सुनिए आदिल जी, आपकी चिंताएं सारी वाजिब हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार उस तरफ ध्यान दे, इस पर भी सवाल कर लिया जाएगा, लेकिन इसे यूसीसी से जोड़ दिया आपने। कनेक्शन बताइए यूसीसी से। रुक जाइए अब एक सेकंड, आप इधर उधर की बात करते रहेंगे आदिल हसन साहब पूरे टाइम, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मुसलमान विरोधी कैसे है। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ जफर इस्लाम साहब, बोलिए 10 सेकंड में, बोलिए जफर इस्लाम की 10 सेकंड में जवाब दीजिए। आदिल भाई को मैं बताना चाहता हूँ, आदिल हसन साहब को, कि जो मुस्लिम एमपी है जो राज्यसभा में, उसका नाम है गुलाम अली खटाना। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा गुमराह मत कीजिए कि कोई मुस्लिम एमपी आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, वो बीजेपी का नहीं है, वो राष्ट्रपति कोटा से है, वो आपके कोटा से नहीं है। लेकिन आप उससे भाई, आप इससे बड़े नॉमिनेट किया है ना, रह चुके हैं, बीजेपी का सिंबल है। नहीं, उसने बीजेपी सरकार की है, वो राष्ट्रपति ने किया है, वो राष्ट्रपति। लेकिन उससे बीजेपी ज्वाइन, उसने ऑप्ट किया बीजेपी ज्वाइन करने का ना, तो नहीं आज वो बीजेपी में है। बीजेपी में बीजेपी ऑफिशियल टिकट किसी को तो बीजेपी का गले में पट्टा देकर दीजिए, ताकि लगे कि सबका साथ सबका विश्वास। नहीं, तो आप जो गलत, आप गुमराह करते रहते हैं कि नहीं कोई मुस्लिम, किसी गरीब मुसलमान को मंत्री बनाइए ताकि लगे कि मोदी जी का प्यार अच्छा है। इजिप्ट में मस्जिद जाते हैं, चलिए मेरे साथ तो सीमांचल की कोई मस्जिद चले जाइए। बहुत मान के बैठ गए कि इस देश में मुसलमानों का जीना दुश्वार हो चुका है। अब एक सेकंड फैक्ट्स भी बताइए इसके साथ साथ। बिहार का भी जफर जी प्लीज, जफर जी और आदिल जी प्लीज। दिल बड़ा है। फयाज अहमद फैजी साहब, एक सेकंड जफर जी, अरे एक सेकंड रुक जाइए। जफर इस्लाम साहब, मान लिया हमने, एक सेकंड दोनों प्लीज कर लीजिए जफर भाई। और जो फयाज अहमद फैजी साहब, ये जो बहस चल रही है, जो आदिल हसन साहब का तर्क है, क्या ये तर्क जायज है? क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है? प्लीज आप रुक जाइए जफर जी और आदिल जी, प्लीज चर्चा नहीं हो पाएगी। बात यूसीसी की हो रही है, यूसीसी में बात करना चाहिए। पहले इनसे पूछे कि यूसीसी होना चाहिए, आदिल जी प्लीज, पहले इसके बाद फयाज जी की आवाज है प्लीज, कैसा होना चाहिए इस पे बात होगी। लेकिन इधर उधर की बात करके पैनलिस्ट का समय खराब करना ये अच्छी बात नहीं है। टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। मैंने सीधी सी बात कहा कि यूसीसी संविधान का मुद्दा है, इसे सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। असंप्रदायिक मुद्दा कौन बना रहा है? अशराफ वर्ग बना रहा है, चाहे वो एमआईएम का अशराफ हो, चाहे वो मुल्ला मौलाना हो, चाहे वो फिल्मों में नाचने गाने, जितने अशराफ और सबकी भाषा है, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे एमआईएम हो, के लिए यही इज्जत है। यही संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। फयाज अहमद फैजी साहब अपनी बात करिए, लेकिन किसी का डिसरिस्पेक्ट मत करिए प्लीज। अब आदिल हसन जी रुक जाइए, आदिल हसन जी रुक जाइए। फयाज अहमद फैजी साहब, किसी का डिसरिस्पेक्ट मत करिए प्लीज, अपनी बात कंप्लीट करिए। अब इनको शब्दावली ठीक से मुस्लिम सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारा पूरा स्टैंड ये है कि ये सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आप पूरा लगातार अशराफ वर्ग इसको सांप्रदायिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान का मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। मैं हाथ जोड़ करता हूँ सारे लोगों से कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, नागरिक अधिकारों का मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। इस्लाम और इसको लेकर ये देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा, चाहे वो पर्सनल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ। साहब बार बार आप जो कह रहे हैं शरिया की बात, ये बताइए भारत जो चलता है संविधान से चलता है, आप बार बार शरिया की बात क्यों कर रहे हैं? अरे जब आप यूसीसी की बात कर रहे हैं तो आप बात कीजिए ना
कभी आप हमारे धार्मिक गुरुओं को मुल्ला मौलाना कह रहे हैं, ये क्या है? पढ़ के आइए आप अपनी भाषा का थोड़ा सा इस्तेमाल करने का कर लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का मुद्दा है, इसको संविधान का मुद्दा रहने दीजिए, नागरिकों का मुद्दा है, नागरिक मुद्दा, इसको सांप्रदायिक मुद्दा ना बनाइए, मैं कहना चाहता हूँ। फैजी साहब, आप बार बार जो मौलानाओं को मुल्ला कह रहे हैं, आप पहले तो अपनी जबान पे लगाम दीजिए। इस तरीके के शब्दों को आप किस तरीके से कोट कर रहे हैं? आप हमारे मौलानाओं की बेइज्जती कर रहे हैं सर, हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल न करें। यूसीसी पे अगर आप बात करें तो कीजिए ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या फायदा वो बताइए ना। आप फायदे नहीं बताएंगे। ये समान सूचक शब्द है, आप अपने ज्ञान में फयाज अहमद फैजी साहब, मैं कह रही हूँ कि अगर किसी शब्द से किसी को ठेस पहुंच रही है, किसी धर्म को ठेस पहुंच रही है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्लीज टीवी चैनल्स पर मत करिए, अपनी बात यूसीसी पर रखिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करिए, सबको सम्मान के साथ बोलिए। मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मुल्ला शब्द जो है ऑफिशियल शब्द है, और ये इस शब्द को यहाँ से हटा देते हैं, इस शब्द को यहाँ से हटा देते हैं। आपत्ति इस बात को है कि आप मौलाना को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान पढ़ के संविधान का गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो काउंटर करना पड़ेगा ना। 15,000 साल पुरानी शरिया यहाँ चलाना चाहते हैं, फिर गलत बात आप कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, शरिया से कहाँ चलता है? आप प्रूफ कीजिए ना फैजी साहब, आप प्रूफ कीजिए कि ये शरिया से चलता है, जबकि मुल्क तो हमारा संविधान से चलता है। बाबा आप शरिया की बात कर रहे हैं, आप ही लोग है ना देश के अंदर गुमराह कर रहे हैं। इस तरीके की बात आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके की बात करते हुए। ठीक है नाजिम जी, एक सेकंड पढ़ लिख के बैठा कीजिए पैनल पे। नाजिम जी रुक जाइए एक सेकंड। उन्होंने नहीं कहा कि शरिया से चलता है, उन्होंने कहा कुछ लोग अगर ये समझते हैं तो उनको ये समझना होगा कि संविधान से चले देश। प्राची जी, जब ये बार-बार इसी बात को कह रहे हैं तो इनको कोट करना चाहिए ना, इन्हें बताना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है, शरिया वाली बात नहीं आनी चाहिए। वो यही कह रहे हैं नाजिम जी, एक बार सुन लेते हैं। उन्होंने यही कहा कि संविधान से चलता है देश। चलिए अब आप बता दीजिए, अब आप बता दीजिए नाजिम जी, मुझे सिर्फ बिना किसी इधर उधर की बात किए बिना मुझे सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे बताइएगा, मैं ज्यादा नहीं पूछ रही आपसे, ऐसे 2 पॉइंट बता दीजिए यूसीसी के जो आपको पता चल गए हो और आपको लग रहा हो कि अगर ये आ गए तो इससे खतरा है आपकी कम्युनिटी को, मुसलमानों को खतरा है। सिर्फ 2 पॉइंट बताइएगा। प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुल्क के वजीर आजम ने कहा था कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप होगा। कहां है वो? यूसीसी के 2 पॉइंट नहीं, सुनिए, मैं बात जब आती है मुस्लिम हनन की तो वो बात पूरी होनी चाहिए ना। नहीं, यूसीसी खराब है ना आपके मुताबिक, तो आज मैं यूसीसी पर चर्चा कर रही हूँ ना। वजीर आजम ने क्या कहा मैं उस पर भी एक दिन चर्चा कर लूंगी। 2 पॉइंट बताइए यूसीसी के जिससे लग रहा है ये मुसलमान विरोधी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा बार बार यूसीसी के अंदर जो इनके बड़े नेता जो कहते हैं कि 4 शादी, वो ऑन द रिकॉर्ड बताएं। सबसे पहले भारत यह पूछता, भारत की आवाम जानना चाहते हैं कि मुसलमानों की जो छवि आप धूमिल कर रहे हैं 4 शादियों के नाम पर, आपको बताना पड़ेगा ऑन द रिकॉर्ड। और दूसरी बात ये जो बार बार ये कहते हैं कि यूसीसी के अंदर महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलेगा, कहां मिल रहा है अधिकार? क्या उससे पहले नहीं मिलता था? आर्टिकल 29, 25 में मेरे इस बात की पूरी आप 2 पॉइंट अभी भी नहीं बता पाए। नहीं प्राची जी, बात तो सुनिए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना नाजिम जी। को ये थोड़ी ना कह रहा है कि किसी ने 4 शादी नहीं की तो उसके बावजूद हम उसे जेल में डाल देंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। पहले इसको अंतर करना सीख लीजिए, अगर ऐसा हुआ है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। अंतर समझिए। आदिल जी जल्दी से, समय समाप्त हो जाएगा तो आने चाहिए। अरे समय समाप्त हो जाएगा। आदिल जी बोली, फिर आ रही हूँ आशुतोष जी फाइनल कमेंट के लिए, जल्दी से आदिल। हाँ मैम, देश के पहले मौलाना फजले हक खैराबादी जिन्होंने काला पानी की सजा दी, वो भी मौलाना थे। और लाहौर से लेकर बांग्लादेश तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहां पर मौलानाओं ने फांसी का फंदा नहीं चूमा अंग्रेजों से लड़ने में। और दारुल देवबंद की जो कुर्बानी है दुनिया जानती है, इसलिए मौलाना का एहतराम, ओलेमा का एहतराम करना फर्ज। आज सुबह में ईद का नमाज पढ़े होंगे तो उसी मौलाना, उसी इमाम, उसी ओलेमा के पीछे पड़े होंगे। तो आप जी लगाकर थोड़ा बोलने से अच्छा रहता है, किसी को इज्जत देने से घटता नहीं है। जबरदस्ती किसी को आप 90% और 80% और 30% करने से देश नहीं चलेगा। देश संविधान से चलता है, कोई शरीयत से नहीं चाहता है, कोई शरीयत से नहीं चाहता, देश संविधान से चाहता है। आदिल हसन साहब आप ही बता दीजिए 2 पॉइंट। एक सेकंड, फयाज अहमद फैजी जी, एक सेकंड। आदिल हसन जी, मैं मान जाऊंगी कि हिंदू कोड लेकर आ रही है सरकार, मुझे प्लीज आप 2 पॉइंट ऐसे बताइए हम लोग खुद ही उसी तबके से आते हैं, आपको जानकारी नहीं है। आदिल हसन चलिए आइए कभी सीमांचल पता चल जाएगा कैसे विरोध है मुसलमानों के। पूरी बुलैया। एक सेकंड, फयाज अहमद फैजी साहब की आवाज थोड़ी क्या बिरादरी है। आदिल जी पहले सुनेंगे कि नहीं? आदिल जी सुनेंगे कि नहीं, या अपने एजेंडा यहाँ पर सेट करना है?
बोलिए मैम, बोलिए। मैं ये बोलिए कह मैम। रही हूँ, आप ही बता दीजिए मुझे 2 पॉइंट। नहीं, नाज़िम जी तो बोलिए, नहीं बोलिए। बता पाए यूसीसी को लेकर के मुसलमान विरोधी है, फिर आगे बढ़ूं। जी मैम, इसलिए हमें लगता है क्योंकि सरकार की नीयत और कथनी करनी में प्रधानमंत्री कभी पक्का नहीं रहे हैं। इन्होंने डिजर्टेड वुमेन मुस्लिम महिलाओं की बात की, आज 1 रुपया इनके तरफ से नहीं मिल रहा है। Prediction मेरा से कहना नहीं है चलता सबको ये आप देश। कंसल्टेशन लीजिएगा। आप Prediction से बीजेपी के नहीं सम्मेलन चलता में ये आकर देश, बोलते आदिल हैं, हसन जबकि साहब, लॉ आपको कमीशन ने कहा था UCC के इसकी बारे में जरूरत नहीं बताना है। था। अभी विदाई के आपको वक्त आप UCC क्या के बोल बारे रहे हैं? में विदाई बताना के था। वक्त आप Prediction विदाई से के नहीं वक्त चलेगा आपका ये गया देश। है। यूसीसी कैसे 5-7 महीना खतरनाक बचे है हैं। मुसलमानों आप के लिए, ये बताइए बताइए। महंगाई पे हम पूछ रहे बरगलाइए हैं, मत यहाँ अनडिवाइडेड बैठकर। प्रॉपर्टी पे आपका क्या है? आशुतोष जी, मैं माफी हिंदू चाहूंगी आपसे, आपके पास नहीं आ पाऊंगी अनडिवाइडेड क्योंकि प्रॉपर्टी वक्त का खत्म टैक्स हो गया है रिबेट मेरे पर आप क्या पास। बोलिएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।